तो बात करते हैं यार जेनाइटल प्रोलैप्स के नोट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक है गायनेकोलॉजी के अंदर। तो जेनाइटल प्रोलैप्स क्या होता है यार? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनका नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाना, या फिर ब्लैडर का, या फिर यूट्रस का, या फिर रेक्टम का। तो जनरली यहाँ पे ब्लैडर एंड यूट्रस का, यहाँ मतलब यूट्रस या फिर वेजाइनल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इट इज दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ genital organ from its normal anatomical position। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो कुछ एक्वायर्ड फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉन्जेनाइटल फैक्टर्स होते हैं। कुछ एक्वायर्ड फैक्टर्स, कुछ कॉन्जेनाइटल फैक्टर्स। एक्वायर्ड फैक्टर्स की बात करें तो अगर इंजरी हो गया, कोई सपोर्ट है यूट्रस उसका, है ना, जो इंजरी अगर हो गया, इंजरी टू द सपोर्ट ऑफ यूट्रस, ना, एंड प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यार, थर्ड है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर हमने ठीक से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया तो जेनाइटल प्रोलैप्स हो सकता है। एंड फंडस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, सो अनड्यू फंडल प्रेशर या फिर रिपीटेड या फिर फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, एंड हम बात कर सकते हैं अबाउट पुअरली टाइम्ड एपिजियोटॉमी। गलत समय पे एपिजियोटॉमी कर दिया तो भी हमारे पास जेनाइटल प्रोलैप्स हो सकता है। सो पुअरली टाइम्ड एपिजियोटॉमी या फिर प्रीमैच्योर बियरिंग एफर्ट्स, प्रीमैच्योर बियरिंग एफर्ट्स प्रायर टू फुल डायलेटेशन। ठीक है, पूरा सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है फिर भी अगर आप बच्चे को पैदा करने की, मतलब जो मदर है वो कोशिश कर रही है बच्चे को बाहर निकालने की, है ना, तो ये हमारे पास इसकी वजह से भी जेनाइटल प्रोलैप्स हो सकता है। तो प्रीमैच्योर बियरिंग एफर्ट्स प्रायर टू फुल डायलेटेशन। एट्थ है यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूरोमस्कुलर डैमेज हो गया, अगर लिवेटर मसल्स का न्यूरो मस्कुलर डैमेज टू लिवेटर एंटेरिस मसल। और क्या कारण हो सकते हैं भाई? ना, डिलीवरी ऑफ लार्ज बेबी, तो ये हटा देते हैं इसको। डिलीवरी ऑफ लार्ज बेबी, तो ये हमारे पास एक्वायर्ड कसेस हो गए। किसके भाई? एक्वायर्ड कसेस ऑफ जेनाइटल प्रोलैप्स। ना, कुछ कंजेनाइटल कसेस से होते हैं, अगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है किसी को बचपन से ही, अगर बचपन से किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है लाइक मार्फन सिंड्रोम, तो उनमें चांसेस है जेनाइटल प्रोलैप्स के, है ना। अगर किसी को स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा है सो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं भाई किसके? जेनाइटल प्रोलैप्स होने की। तो ये होगा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, पहले से अगर यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं। अगर एग्रेवेटिंग फैक्टर की बात करें तो कुछ एग्रेवेटिंग फैक्टर जो कि और भी चांसेस को बढ़ा देते हैं कि जेनाइटल प्रोलैप्स हो, लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी की यार। पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी की बात कर सकते हैं। अगर एस्ट्रोजन क्या होता है, मेनोपॉज पर कम होता है, जिससे क्या होता है कोलेजन सिंथेसिस भी कम हो जाता है, एंड जिससे स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, इससे वजह से जेनिटल प्रोलैप्स हो जाता है यार।
ऑल्सो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स लाइक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का बढ़ना एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कब कब बढ़ जाता है। क्रोनिक कफ के केस में हमारे पास क्या देखने को मिलता है यार, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। ऑल्सो इन केस ऑफ ओबेसिटी हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इनमें ओबेसिटी एन एग्रेवेटिव फैक्टर की इसमें ज़्यादा चांसेस है क्या होने के, जेनिटल प्रोलैप्स होने के। अगर हम टाइप्स की बात करें तो जेनिटल प्रोलैप्स दो टाइप का हो सकता है, या फिर वेजाइना का प्रोलैप्स हो सकता है, इसको हम वेजाइनल प्रोलैप्स बोलते हैं, या फिर यूट्रस का प्रोलैप्स होता है। तो अगर हम थोड़ा सा एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले आगे में क्या होता है यार, हमारे पास आगे में यहाँ पे ब्लैडर होता है, उसके पीछे में यहाँ पे यूट्रस होता है, और उसके पीछे में यहाँ पे रेक्टम होता है, ठीक है। सो इट इज़ ब्लेडर, एंड ब्लेडर की ओपनिंग यहाँ पे यूरेथ्रा, एंड ये क्या है यूट्रस, यूट्रस की यहाँ पे वेजाइना ओपनिंग जो है वो, एंड ये क्या है रेक्टम। तो यहाँ पे हम यूट्रस एंड वेजाइना के प्रोलैप्स की बात करें, जेनिटल प्रोलैप्स की, तो यहाँ पे जो वेजाइनल है, ये वेजाइनल प्रोलैप्स जो है इट कैन बी ऑफ एंटीरियर वॉल यार, एंटीरियर वॉल का प्रोलैप्स, या फिर पोस्टीरियर वॉल का प्रोलैप्स। एंटीरियर वॉल का प्रोलैप्स जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, दो तीन तरह के होते हैं, ये सिस्टोसील है ना, सिस्टो यूरेथ्रोसील, सिस्टो यूरेथ्रोसील एंड यूरेथ्रोसील। अगर हम पोस्टर वॉल की बात करें तो पोस्टर वॉल में जो अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो इट कैन बी ड्यू टू लैक्सेटिव और लैक्स है ना, ठीक से पेरिनियम जो है थोड़ा सा लूज है, या फिर रेट्रोसील रेट्रोसील की वजह से एंटेरोसील। ये हमने बात की अबाउट द टाइप्स ऑफ वेजाइनल जेनिटल प्रोलैप्स, ठीक है। अगर हम डिग्री ऑफ प्रोलैप्स की बात करें तो जो डिग्री ऑफ प्रोलैप्स है उसको हम कहाँ से पता चलता है यार, इट इज़ कॉल्ड एज साउस क्लासिफिकेशन, ना, जहाँ पे हमारे पास 4 डिग्री ऑफ प्रोलैप्स होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी, एक होता है क्वाटरनरी। प्राइमरी इज बिकॉज ऑफ दी, यहाँ पे डिसेंट देखने को मिलता है, डिसेंट प्राइमरी प्रोलैप्स में डिसेंट ऑफ सर्विक्स इनटू वेजाइना। सेकेंडरी में यहाँ पे सर्विक्स का यहाँ पे डिसेंट होता है अप टू इंट्रोइटस, एंड टर्शियरी में आउटसाइड इंट्रोइटस सर्विक्स का यहाँ पे प्रोलैप्स देखने को मिलता है। एंड फोर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोयूडेंशिया। प्रोयूडेंशिया में क्या होता है, होल यूट्रस क्या करता है, होल यूट्रस इज आउटसाइड, होल यूट्रस इज आउटसाइड, इसमें सर्विक्स आउटसाइड है ना, यहाँ पे भी सर्विक्स आउटसाइड है ना, बट यहाँ पे होल यूट्रस इज आउटसाइड इंट्रोटियस ना। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो जो प्रोलैप्स है उसके यहाँ पे कितने स्टेज होते हैं भाई, यहाँ पे 4 स्टेज होते हैं। पहले तो 0 हम बोलते हैं, नो प्रोलैप्स, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। 0 में कोई भी प्रोलैप्स नहीं होता, नो प्रोलैप्स। फर्स्ट में मोस्ट डिस्टल पोर्शन का यहाँ पे प्रोलैप्स देखने को मिलता है, दैट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर above hymen, एंड सेकेंड डिग्री में 2 सेंटीमीटर above प्लस 1 सेंटीमीटर बिलो प्रोलैप्स देखने को मिलता है यार। स्टेज 3 में मोर देन 1 सेंटीमीटर बिलो बट लेस देन 2 सेंटीमीटर, एंड फोर्थ स्टेज में पूरा का पूरा कंप्लीट एवर्जन देखने को मिलता है ऑफ दी वेजाइना, कंप्लीट एवर्जन ऑफ वेजाइना इन स्टेज 4, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट 4 स्टेजेस ऑफ व्हाट, जेनिटल प्रोलैप्स की। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि जेनिटल प्रोलैप्स में क्या क्या तकलीफ़ें हमको देखने को मिलेगी, तो कुछ वेजाइनल तकलीफ है यार ना, तो वेजाइनल फीचर्स की बात करेंगे, कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम्स होंगे उनकी बात करेंगे,
कुछ बाउल में प्रॉब्लम होगी स्टूल पास करने में, उसकी बात करेंगे। कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होगी तो उसकी बात करेंगे। तो वेजाइनल में यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलेगा सेंसेशन ऑफ बल्ज, सेंसेशन ऑफ बल्ज देखने को मिलता है। प्रेशर होगा यार वेजाइना के ऊपर, हैवीनेस सा फील होगा, एंड एक्सेसिव वाइटिस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। एक्सेसिव वाइटिस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इट कैन बी ड्यू टू वीनस कंजेशन, एंड ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है वेजाइना से। जिसमें ये जो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज इट कैन बी ड्यू टू डिक्यूबिटस अल्सर। ठीक है, तो ये हो गया वेजाइनल क्लिनिकल फीचर्स की बात। यूरिनरी में हम बात करेंगे अबाउट अर्जेंसी। अर्जेंसी देखने को मिलता है यार, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रीम देखने को मिलता है, फीलिंग देखने को मिलता है यूरिनरी, मतलब आप पेशाब करने में ऐसा लगेगा कि भाई मेरा आधा आधा एम्प्टी हुआ है। सो फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग एंड इनकॉन्टिनेंस हो सकता है ना इरेगुलरली, कभी कभी अचानक से खुद से भी पेशाब हो सकता है लेडी को। तो ये हो गया, हमने बात की वो यूरिनरी फीचर्स की। बाउल फीचर्स में हमारे पास वहाँ भी इनकम्प्लीट एम्प्टी का फीचर देखने को मिलेगा यार, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग एंड ऑल्सो वहाँ पे भी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है, बिना कोई फर्क के अपने आप ही यहाँ पे स्टूल का पास हो जाना है ना। सेक्सुअल प्रॉब्लम से हम बात कर सकते हैं अबाउट डिस्पारेनिया की, दैट इज पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये हमने क्लिनिकल फीचर्स की बात की ऑफ व्हाट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बात की जेनिटल प्रोलैप्स की। मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई, देखो मैनेजमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है सर्जिकल। एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है सर्जिकल। कंजर्वेटिव में हम बात करते हैं अबाउट दो प्रोसीजर की, एक होता है कीजल्स एक्सरसाइज एंड एक होता है पेसरी। ठीक है, एंड सर्जरी में यहाँ पे डिपेंड करता है कि यंग पेशेंट है कि ओल्ड पेशेंट है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सर्जरी को देखते हैं, तो देखेंगे हम अभी। बट हम लोग पहले बात कर लेते हैं प्रेसरी की। कंजर्वेटिव मेथड में है ना, कंजर्वेटिव मेथड ऑफ मैनेजमेंट में प्रेसरी क्या होता है भाई, प्रेसरी मतलब एक स्पेस ऑक्यूपाइंग चीज़ को यहाँ पे रख दे रहे हैं डिवाइस को वजाइना के अंदर, जिससे वो उसको धक्का दे, बाहर निकलने ना दे। सो स्पेस ऑक्यूपाइंग डिवाइस इज पुट इन vagina and it is made of silicone। ठीक है, एंड यहाँ पे गैलहॉर्न एंड डॉगनट नाम के मेटल का इस्तेमाल होता है, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज यार। गैलहॉर्न एंड डॉगनट विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। एंड पेसरी की अगर इंडिकेशन की बात करें तो पेसरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। सो पेसरी का इंडिकेशन में हम बात कर सकते हैं अबाउट व्हाट, अगर प्रोलैप्स है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रोलैप्स इन प्रेगनेंसी, तो हम पेसरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पेसरी का यार, बट इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू सर्जरी। अगर सर्जरी किए हैं तो हम पेसरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है पेसरी का इस्तेमाल करने का यार,
डिसएडवांटेज ये है कि ये परमानेंट क्योर नहीं है, कुछ समय के लिए ट्रीट कर सकता है बट परमानेंट नहीं है। दूसरे इट शुड बी चेंज एवरी मंथ, यार इसको बदलते रहना चाहिए, जो मटेरियल रखें जो डिवाइस रखें उसको बदलना पड़ता है हर मंथ में, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, शुड बी चेंज्ड एवरी मंथ। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे क्या करते हैं, सर्जरी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, सो ये जो पेशरी है ये हमने देखा, सर्जरी जो है वो डिपेंड करता है कि यंग पेशेंट है कि ओल्ड पेशेंट है। तो ये जो यंग पेशेंट है जिनको और भी फर्दर चाइल्ड चाहिए ना, उनमें हम क्या करते हैं, अलग अप्रोच है भाई, उनमें दो तरह से वेजाइनल रूट एंड एब्डोमिनल रूट से सर्जरीज करते हैं। ठीक है, और जो ओल्ड पेशेंट हैं उनका फैमिली कंप्लीट है, अगर ऐसे पेशेंट जो कि मोस्ट पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ हैं उनमें क्या करते हैं, उसमें वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं विद और विदाउट एंट्री या फिर पोस्टीरियर कोपुलोरेफी। सो इनमें क्या करते हैं, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, इनको यूट्रस की जरूरत नहीं है यार ना, विथ और विदाउट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोल्पोरेफी। दूसरा इनमें क्या कर सकते हैं, लफोर्ट्स रिपेयर कर सकते हैं, इनमें यहाँ पे गुडेल पाउल सर्जरीज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वेजाइनल रूट से हम जो सर्जरीज कर रहे थे यंग पेशेंट में, उसमें कौन कौन सी सर्जरीज हैं यार, जो वेजाइनल रूट से हम सर्जरीज कर रहे थे यंग पेशेंट में, उसमें कौन कौन सी सर्जरीज हैं, हम बात कर सकते हैं अबाउट फोथरगिल सर्जरीज की। हम बात कर सकते हैं फोथरगिल में क्या होता है, एंटर कैपुलोरेफी या फिर पोस्टीरियर कैपुलोरेफी, एंटीरियर कोपुलोरेफी एंड पोस्टीरियर कोल्पोरेफी, जो कि वेजाइनल रूट से। और हम बात करें एब्डोमिनल रूट से, इसको सर्जरीज को क्या नाम देते हैं, स्लिंग सर्जरीज बोलते हैं भाई, जिस पे अलग क्वेश्चन आता है। स्लिंग सर्जरीज में यहाँ पे 4 है यार, जो कि हम देखेंगे, पुरेंडर, सिरोडकर, खन्ना, विरखवा। ठीक है, ये 4 सर्जरीज एब्डोमिनल रूट से करते हैं। नाउ कुछ जेनाइटल प्रोलैप्स की, यहाँ पे देखो, ये जो ओल्ड एज में जो पेशेंट में हम सर्जरीज कर रहे हैं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं यार, लाइक उनमें इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन की बात करें, ओल्ड एज में अगर सर्जरीज कर रहे हैं तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में वैकल्ट सेलुलाइटिस देखने को मिल सकता है, वैकल्ट सेलुलाइटिस, पेल्विक एप्सिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। लेट कॉम्प्लिकेशन में हम बात कर सकते हैं अबाउट वैकल्ट और वॉल्ट प्रोलैप्स। ओके, ठीक है, अगर प्रोलैप्स की बात करें इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो यहाँ पे जो प्रोलैप्स है वो हमारे पास मेनली 2 कारण की वजह से हो सकता है, एक नल्ली पैरस वुमेन में हो सकता है या फिर जिसका कंप्लीट फैमिली है उनमें। सो अगर नल्ली पैरस जिनका कोई बच्चा नहीं है एंड ऐसे लोग जो कि बच्चा चाहते हैं उनमें अगर हो रहा है तो उनमें क्या करते हैं, स्लिंग सर्जरीज करते हैं। स्लिंग सर्जरीज क्या, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे स्लिंग सर्जरीज। ठीक है, एंड ऐसे लोग जिनमें एक तरह से यूट्रोसर्वाइकल लेंथ ज़्यादा है या फिर जिन्होंने फैमिली कंप्लीट कर लिया है, यूट्रो
सर्वाइकल लेंथ ज़्यादा है या फिर जिन्होंने फैमिली कंप्लीट कर लिया है उनमें अगर प्रोलैप्स देखने को मिलता है तो इनमें हम क्या करते हैं, फोदर गिल सर्जरीज करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है, स्लिंग सर्जरी। तो स्लिंग सर्जरी क्या होता है, सो स्लिंग सर्जरीज की बात करें तो प्रिंसिपल क्या है भाई स्लिंग सर्जरीज का, यहाँ पे सपोर्ट ऑफ द यूट्रस है ना, यूट्रस को सपोर्ट देंगे, सपोर्ट ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स। एंड जो मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, इट इज़ मर्सी फेन टेप स्लिंग सर्जरीज में। तो यहाँ पे 4 तरह का मेन सर्जरीज होते हैं। एक होता है पुरेंडियर सर्जरीज, बिकॉज स्लिंग सर्जरीज पे अलग से क्वेश्चन आता है इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, शॉर्ट नोट आता है। तो पुरेंडियर स्लिंग में क्या करते हैं भाई, एंटीरियर स्लिंग लगाते हैं, डायनामिक एंड क्लोज लूप का इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पे जो टेप है ना, टेप इज एन कॉर्ड टू anterior abdominal wall, anterior abdominal wall and anterior aspect of isthmus। दूसरा हम बात कर सकते हैं अबाउट सिरोडकर। जो सिरोडकर सर्जरीज है, यहाँ पे हम पोस्टीरियर स्लिंग लगाते हैं, है ना, स्टैटिक स्लिंग लगाते हैं एंड क्लोज लूप में लगाते हैं। एंड जो सैक्रल प्रोमोंटरी है एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टमस में ठीक है स्लिंग लगाते हैं। एंड वर फुट सर्जरी की बात करें या फिर इसको हम कंपोजिट स्लिंग सर्जरी भी बोलते हैं, यहाँ पे राइट साइड में लगाते हैं स्लिंग तो उसको एक अलग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सिरोडकर्स। एंड अगर लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं पुरेंडर। एंड लास्ट में जो स्लिंग है इट इज खन्ना स्लिंग। तो ये एक तरह से ये स्टैटिक ओपन एंड एक नेचुरल स्लिंग है यार। एंड एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन से एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थमस तक लगाते हैं यहाँ पे स्लिंग। तो ये हमने बात किया अबाउट द स्लिंग सर्जरीज यार, हमने बात किया अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ जेनाइटल प्रोलैप्स, हमने सर्जिकल मैनेजमेंट की बात की, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हमने पेसरी की बात की, ठीक है, एंड क्लिनिकल फीचर्स की बात की, स्टेजेस ऑफ जेनाइटल प्रोलैप्स, डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, टाइप्स ऑफ प्रोलैप्स एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, एग्रावेटिंग फैक्टर्स की बात की, जेनाइटल प्रोलैप्स होता है क्या है उसकी बात की यार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गायनेकोलॉजी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है यार। एंड जो इसके स्लिंग सर्जरीज है ना, उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है, क्लिनिकल फीचर्स, उसके शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं, डिग्री के ऊपर आ जाता है।